स्टूडेंट्स, आज हम एक नया 30 डे चैलेंज शुरू करने जा रहे हैं। उसमें हम चैप्टर को आपको इन डेप्थ पढ़ाएंगे और हर वीडियो में आपको जो भी हम पढ़ाए रहेंगे उसमें कुछ क्वेश्चंस डालेंगे। आप पूरे वीडियो को देखेंगे, उसके थ्रू जब गो थ्रू हो जाएंगे तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके आप हमको कमेंट करेंगे, सर आई हैव डन। दादाजी अपने 2 ग्रैंड सन को लेकर के पार्क में गए और दोनों बच्चे जो उनके ग्रैंड सन थे वो एक सी सॉ पे, ये सी सॉ है, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, सी सॉ के दोनों कॉर्नर पे बैठ के वो झूला झूलने लगे। मान लीजिए ए था, ये बी था, दोनों झूला झूल रहे थे और दादाजी वहीं बगल में खड़े थे। तब तक क्या हुआ, बी एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ बढ़ा, जिसको हम पाइवोट बोलते हैं। जैसे ही बी यहां आया, ए नीचे चला गया और बी आगे घसक करके गिर गया। सवाल ये पैदा होता है कि जब वो बच्चे शुरू में जब सी सॉ पे झूल रहे थे तब तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, दोनों बच्चों का मास भी लगभग सेम था, पाइवोट पॉइंट से डिस्टेंस भी लगभग सेम था। लेकिन जो ये बच्चा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसको बोलते हैं पाइवोटेड पॉइंट की तरफ बढ़ा, दूसरा जो बच्चा है वो नीचे चला गया और ये बच्चा क्या घसक के आगे आ गया। कारण क्या है और इसको हम कहां पढ़ेंगे? इस चीज को हम पढ़ेंगे, एक टर्म होता जो आप पढ़ते हैं, दैट इज सेंटर ऑफ मास। क्या हुआ? सेंटर ऑफ मास। इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो गया। कैसे शिफ्ट हुआ? सेंटर ऑफ मास कौन कौन सा क्या क्या कॉन्स्टिट्यूट करता था? 2 बच्चे थे और ये सी सॉ था। तो सेंटर ऑफ मास मान लिया कहां लाई करता था? एट द पॉइंट ऑफ पाइवोट, यहां सेंटर ऑफ मास लाई करता था। लेकिन जैसे ही बच्चा बी यहां आया, सेंटर ऑफ मास क्या हो गया? इधर शिफ्ट हो गया। जब इधर शिफ्ट हो गया तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या हो गया? क्लॉकवाइज मूवमेंट से ज्यादा हो गया, इसलिए नेट टॉर्क किधर लग गया? इस साइड में लग गया। तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? इसी बेसिस पढ़ने जा रहे हैं, सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास की डिफिनीशन क्या है? आप सभी लोग लगभग जानते हैं। सेंटर ऑफ मास हमने लिखा, इट इज द पॉइंट which may lie inside or outside of the body, outside of the body about which whole mass is assumed to be concentrated. क्या हमने कहा? सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है, ये बॉडी के अंदर हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। अंदर कैसे हो सकता है और बाहर कैसे हो सकता है? आप एक रिंग ले लीजिए, रिंग का सारा मास कहां पे है? एट द पेरिफेरी। लेकिन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कहां है? एट द सेंटर। वहां कोई मास है ही नहीं। बोलिए, हमने क्या कहा? अंदर भी हो सकता है, बाहर हो सकता है। यहां क्या है? मास से बाहर है। दूसरा, आप एक लेमिना ले लीजिए, स्क्वायर लेमिना आप ले लिया, स्क्वायर प्लेट ले लिया, इसका सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा? एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द 2 डायगोनल्स। तो आपने लेमिना लिया तो उसके अंदर लाई किया, लेकिन आपने रिंग लिया कहां लाई किया? एट द सेंटर ऑफ रिंग वेयर देयर इज नो मास। याद रखिए, सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जो अंदर भी हो सकता है, बॉडी के बाहर भी हो सकता है, जिसके अबाउट पूरे मास को हम एज्यूम करते हैं कंसंट्रेट करता है। क्यों? जो भी हम मोशन पढ़ते हैं,
हम किसी भी बॉडी का मोशन पढ़ते हैं, याद रखिए लॉज ऑफ मोशन इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट मास। आप ट्रेन भी चला देते हैं, प्लेन भी चला देते हैं, बैलगाड़ी भी चला देते हैं, कार भी चला देते हैं, ये क्या पॉइंट मास है? नहीं। जो भी बॉडी, जैसे मान लीजिए एक आपके पास व्हीकल है, तो हम पूरे व्हीकल की बात नहीं करते, रियलिटी में बात किसकी करते हैं? मोशन ऑफ पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। जिस तरह सेंटर ऑफ मास मूव करेगा उसी तरह पूरी बॉडी मूव करती है। यदि हम लॉज ऑफ मोशन ट्रेन में भी लगाते हैं, प्लेन में भी लगाते हैं, हर जगह क्यों लगाते हैं? क्योंकि हम प्लेन और ट्रेन के हर बॉडी की बात नहीं करते, हर पॉइंट की बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं मोशन ऑफ पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास डिटरमाइन करता है कि हम कौन सा मोशन इसमें हो रहा है। सेंटर ऑफ मास ऑफ एन डिस्क्रीट पार्टिकल्स, मान लीजिए हमारे पास एन पार्टिकल्स हैं, मास m1 m2 m3 अप टू mn है, उसका पोजीशन वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन r1 r2 r3 अप टू rn है, उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, उसके बारे में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। मान लीजिए these are our axis, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। कोई मास है m1 which is at distance r1, m2 at distance r2, m3 at distance r3, in the same way mn at distance rn। हमने क्या कहा? These are n discrete particles। बोलिएगा। तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा? इसका पोजीशन वेक्टर r1 r2 r3 और ये rn। तो फॉर्मूला क्या है? पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास rcm कैन बी रिटन एज m1 r1 प्लस m2 r2 डॉट 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 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, और you can write summation mi divided by summation mi, I varies from 1 to n, I varies from 1 to n। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, summation mi ri, I varies from 1 to n, और ये क्या हो गया? दैट इज द टोटल मास। लेकिन अगर उसी में कोई कहता हमको आप XCM YCM ZCM ही बता दिए, तो आप उसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं जरा देखिए। तो हियर यू कैन राइट, हम इधर लिख देते हैं, XCM कैन बी रिटन एज M1 X1 प्लस M2 X2 m1 प्लस m2 अप टू कहां तक? mn तक। सो XCM को क्या लिख सकते हैं? समेशन i वेरीज फ्रॉम 1 टू n mi डिवाइडेड बाई टोटल मास। इसी तरह आप क्या लिख सकते हैं? YCM ZCM नहीं लिख सकते? बोलिए, इसमें कोई नई चीज नहीं है। सिमिलरली यू कैन राइट YCM एंड ZCM। ये तरीका होता है सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने का। ये फॉर्मूले कहां से आए इसको भी हम आपको बता देते हैं। ये कोई बड़ी चीज नहीं, इसको हम डिराइव करके आपको दिखा देंगे। ठीक, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। तो हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। इसमें क्या है? ये देखिए, आपको हमने सेंटर ऑफ मास बताया। अब जरा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करिए। हमने क्या लिखा है? फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला है सेंटर ऑफ मास लाइज एट लाइन
ज्वाइनिंग द टू मासेस। ठीक, मतलब जो दोनों मास हैं उसको जोड़ने वाली लाइन पे कहीं सेंटर ऑफ मास लाई करता। हमने कहा नहीं सर, हम चलिए दूसरा लेते हैं। हमने कहा मान लीजिए ओ कोई पॉइंट ऑरिजिन है, एक मास m1 है, उसका पोजीशन वेक्टर r1 है, दूसरा मास m2 है, उसका पोजीशन वेक्टर r2 है। हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास यहां कहीं लाई कर रहा है। इस लाइन पे न हो करके क्या हमने कहा, इस लाइन पे न हो करके यहां कहीं लाई कर रहा है। हमने इसको बोला ठीक है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू m2 हो गया r2 डैश, एंड विथ रिस्पेक्ट टू m1 हो गया r1 डैश। हमने कहा नहीं, हम नहीं मानेंगे। अगर ऐसा होगा, हो सकता है हम गलत दे रहे हो, हम गलत प्रूफ हो जाएंगे, सही आ जाएगा। अब लीजिए, हमने क्या कहा, सेंटर ऑफ मास लीजिए। आपने लिखा क्या, m1, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू r, फिर ये r1 डैश, m2 पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू r2, और ये r2 डैश। ये कितने के बराबर होगा, नेट सेंटर क्या हो गया, आपने लिखा m1 प्लस m2 इंटू RCM। क्या हो गया, m1 प्लस m2 इंटू RCM। सॉल्व करिए, m1 RCM इधर है, m2 RCM इधर है, तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या, यू विल गेट m1 r1 डैश प्लस m2 r2 डैश इक्वल टू 0। एक चीज और ध्यान दीजिए, हम चले थे कुछ और करने, लेकिन हमको यहां कुछ और एक रिजल्ट मिल गया। हमने क्या कहा था, सेंटर ऑफ मास इज ए पॉइंट which may lie inside or outside of the body about which whole mass is assumed to be concentrated। दूसरी डिफिनेशन क्या आप उससे कर सकते हैं, सेंटर ऑफ मास इज ए पॉइंट which may lie inside or outside of the body about which masses are uniformly distributed। अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तो सेंटर ऑफ मास हो कैसे सकता है। जैसे एक सिंपल चीज ले लीजिए, ये कोई बॉडी है एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर ये पॉइंट O सेंटर ऑफ मास होगा तो r1 डिस्टेंस पे जितना मास m1 इधर होगा, इधर भी r1 डिस्टेंस उतना ही मास m1 होना पड़ेगा, तभी तो sum of clockwise movement will be equal to sum of anti-clockwise movement, means there is the uniform distribution। या तीसरी डिफिनेशन आप कर सकते हैं, center of mass is a point which may lie inside or outside of the body about which movement of mass is 0। वही चीज है ना, m1 r1 प्लस m2 r2 कितना हो गया, 0। अगर n पार्टिकल है तो m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 अप टू mn rn विल बी इक्वल टू 0। आपके पास तीन डिफिनेशन मिल गई सेंटर ऑफ मास की। अब आइए, हमने क्या लिखा, इसी को आगे बढ़ाइए, m1 r1 डैश इक्वल्स टू m2, जिसको आप r1 डैश एंड r2 डैश आर अपोजिट टू ईच अदर। ये प्लस r1 है डैश है, तो ये माइनस r2 डैश है, मीन्स बोथ आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। हमने जो यहाँ r1 डैश लिया था, r1 डैश यहाँ न हो के यहाँ है, जो हमने r2 डैश लिया था वो यहाँ न हो के कहाँ है। तो अगर वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, सो इट विल मीन सेंटर ऑफ मास विल लाई एट द लाइन ज्वाइनिंग द टू मासेस। इसलिए हम जो सोच के चले थे
कि नहीं हम सेंटर ऑफ मास को उसके लाइन के बाहर ले जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। हाँ, दूसरा देखिए, सेकेंड पॉइंट, इसको मिटा दें। सेकेंड पॉइंट, इट इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। ये क्या कहता है? ये कहता सेंटर ऑफ मास डिवाइड्स the distance between two masses, distance between two masses in inverse ratio of their mass। ये कहता है इनवर्स रेशियो। सिंपल, हमने क्या लिखा? हमने अभी लिखा m1r1 plus m2r2 is what? 0। So you can write r1 by r2। अगर हम इसका मॉड ले लें, मीन्स क्या हो गया? r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। r1 देखिए m1 के प्रोपोर्शनल, r2 m2 के प्रोपोर्शनल। एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए और क्लियर हो जाए। मान लीजिए हमारे पास दो बॉडीज हैं, दीज आर द टू बॉडीज एंड दे हैव द मासेस m1 एंड। किसी ने कहा कि इनके बीच का डिस्टेंस मान लीजिए आप ले लीजिए स्मॉल l, और हमने ये भी कहा कि फॉर our easiness we are going to take that m1 is less than m2। ठीक, आपने कहा सर ओ मान लीजिए कोई पॉइंट है, दिस इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। हमने कहा ठीक, ले लीजिए। मान लीजिए यहां से डिस्टेंस ये x रहा, तो यहां से बचा डिस्टेंस कितना है? l माइनस एक्स होगा। बोलते चलिए, अब फिर लगाइए वही। आपने क्या लिखा? m1 into this distance x इक्वल टू m2। ये डिस्टेंस कितना हो गया? l माइनस एक्स। जरा इसको सॉल्व सिंप्लीफाई करिए। m1x प्लस m2x इक्वल टू m2l। होगा कि नहीं होगा? सिंप्लीफाई करके देख लीजिए, इट इज सो सिंपल। और यू कैन राइट m1 प्लस m2x equals to m2l, और x can be written as m2 divided by आप खुद देख सकते m1 प्लस m2 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन m2। होगा कि नहीं होगा? बोलिए, दिख रहा कि नहीं दिख रहा? बोलिए, क्लैरिटी है कि नहीं उसमें? तो क्या हो गया? द सेपरेशन सेंटर ऑफ मास उधर होगा जहां मास ज्यादा होगा, सेंटर ऑफ मास वहां नहीं होगा जहां मास कम होगा। ज्यादा मास होगा तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा? करीब होगा। कम मास होगा तो सेंटर ऑफ मास दूर होगा। तो ये दो पॉइंट जो हमने बताए हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आप और भी कंक्लूजन निकाल लिए, ये आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ी सुविधा रहेगी। हाँ, आइए कुछ क्वेश्चन कर लीजिए जैसे आपने किया है। पहला एग्जांपल देखिए, मान लीजिए दो बॉडीज हैं m1 एंड m2, और दोनों का मास दिया है। m1 मान लीजिए 1 kg दिया है, m2 कितना दिया? 2 kg। इनका कोऑर्डिनेट दिया है m1 का 1,2 और ये 3 -3,4। इसका क्या मतलब है? ये आपने लिखा x1 y1 और ये क्या है? x2
तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकल सकता है XCM का, आप क्या लिख सकते, यू कैन राइट M1x1 प्लस M2x2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। जरा देखिए, M1 1 kg, X1 कितना 1, M2 2 kg, X2 कितना -3, masses कितना 1 plus 2, so it comes out to be 1 minus 6 divided by 5, XCM आ गया 5/6। आया कि नहीं है? इन द सेम वे यू कैन आल्सो कैलकुलेट YCM। क्या आपने लिखा, M1y1 प्लस M2y2 वैल्यू पुट किया, M1 1 kg, Y1 is 2, M2 2 kg and Y2 is 4। और ये कितना है 1 plus 2, 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, ये हो गया 10/3। तो सेंटर ऑफ मास को क्या मिला, इट इज द कोऑर्डिनेट 5/6। ये क्वेश्चन आसान रहा कि नहीं रहा? बस अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको नोट कर लीजिए। तो दूसरा क्वेश्चन कराएं। हाँ, दूसरा क्वेश्चन देखिए, हमने कहा देयर आर 3 पॉइंट मासेस। क्या है? देयर आर 3 पॉइंट मासेस एंड दे आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम। और हम जानना चाहते हैं व्हाट इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो क्या साइड भी दे देते हैं सिंपल, 1 मीटर, 1 मीटर एंड 1 मीटर। हम जानना चाहते हैं व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम अबाउट 1 ग्राम। हम क्या करते हैं, हम एक एक्सिस ये गया, दूसरा एक्सिस ये गया, इसको एक्स एक्सिस बोले, इसको हमने क्या बोला, वाई एक्सिस। अब हमको इसके अबाउट चाहिए, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये तो बहुत आसान है, 0 0, किसी कोई दिक्कत नहीं। 1 मीटर की दूरी है तो कितना हो जाएगा, 1 0। और इसका क्या होगा, अगर ये पूरा 1 है तो एक्स कोऑर्डिनेट 1/2 हो गया। लेकिन वाई के बारे में सोचिए, ये 1 मीटर है, 2 तरीके से निकाल सकते हो। ये 60 डिग्री बना रहा है ना, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज परपेंडिकुलर हियर, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज इज 1 मीटर इक्वल टू sin 60। So perpendicular can be written as sin 60 means √3/2। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, इसका कोऑर्डिनेट हो गया √3/2। किसी ने कहा सर लोग तो पाइथागोरस थ्योरम भी पढ़े हुए हैं, वैसे भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर शुड बी इक्वल टू दिस स्क्वायर। आपने क्या लिखा, परपेंडिकुलर का, इट कैन बी रिटन एज 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। और यू कैन राइट 1 minus 1/4 and it comes out to be under √3/2। तो चाहे आप ऐसे निकालें चाहे ऐसे निकालें, यू विल गेट द सेम आंसर, कोई दिक्कत तो है नहीं। लेकिन आपको दोनों चीजें आना चाहिए, ठीक, क्योंकि आपका एम क्या है, जेई है या नीट है। अगर आप इन सब चीजों को, छोटी बेसिक मैथमेटिक्स में आपको प्रॉब्लम होगी तो आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए बेसिक चीजें आपको आना बहुत जरूरी है। अब बोलिए, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने लिखा एक्सियम। हाँ, दूसरी चीज, मास यहां ग्राम में दिया है, तो न्यूमरेटर में भी मास है, डिनोमिनेटर भी मास, इसलिए इसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मास मास से कट जाएगा। खाली कोऑर्डिनेट सेंटीमीटर मीटर में रहेगा, उसी को आपको ध्यान देना। अदरवाइज मास चाहे ग्राम हो, चाहे मिलीग्राम हो, चाहे किसी में भी हो, यू डोंट हैव टू वरी। तो क्या हो गया एक्सियम पहला,
मास 1 ग्राम x10, दूसरा मास 2 ग्राम x21, तीसरा मास 3 ग्राम x3 कितना है 1/2, एंड इट कम्स आउट टू बी कितना आ गया 1 + 2 + 3, आपको मिल गया कितना 2 और 3/2, 2 + 3/2 मतलब 1.5 डिवाइडेड बाई 6, ये कितना हो गया 3.5 डिवाइड बाई 6। उस तरह YCM देख लो, बोलिए YCM आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या है यहां तो 0, y1 0, y2 भी 0, लेकिन y3 है, y3 इज √3/2, कितना है √3/2, यहां कितना 6, तो आपको कितना मिला √3/4, क्योंकि 3 2 जार 6 एंड 2 2 जार 4। आप आसानी से कर सकते हैं नहीं कर सकते, इसमें हमको नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम होगी, बोलिए इसको नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3, कहता देयर आर 3 आइडेंटिकल स्फीयर्स हैविंग सेम मास एंड सेम रेडियस एंड दे आर प्लेस्ड इन सच अ वे दैट दे टचेज ईच अदर, क्या कहता है दे टचेज mass is same, everything is same, radius is same, a, अब कहता मास हमने क्या दिया, मास इज m एंड रेडियस इज r, ये पूछता है फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ दीज 3 पार्टिकल सिस्टम। हमने क्या किया, एक एक्सिस ड्रॉ की, इसको x एक्सिस बोला, इसको y एक्सिस बोला, तो पहला वाला मास इट इज एज ऑरिजिन, तो इसका तो कोऑर्डिनेट निकालना हमारे लिए बहुत आसान है ना, ये 0 0 r, और यहां कितना होगा 2r हो गया, और y 0 है। अब ये बताइए, सारा खेल यहीं का है, ये तो 2r था, आधा r हो गया, x में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन y क्या होगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, अभी आपको क्वेश्चन कराए थे ना, सो वहां √3/2 था, यहां √3r हो गया, क्या हो गया √3r। तब तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया है ना, क्वेश्चन कोई दम बचा कुछ नहीं बचा। अब आप निकाल सकते हैं क्या, एक्सियम m x1 0, दूसरा क्या है ये भी m 2r, और ये क्या है m इंटू r, m प्लस m कितना हो गया 3m, ये बोलो 2m प्लस m 3mr divided by 3m, so xcm comes out to be r. Similarly ycm आपने क्या लिखा m, यहां y1 0, यहां भी m, y2 0, यहां m, √3r डिवाइडेड बाई हाउ मच 3m। ये बताओ 3mm से कट जाएगा तो बचेगा कितना, √3/3r, और यू कैन राइट r बाई एक्सियम वाईसीएम निकल गया कि नहीं निकल गया। इफ योर बेसिक कॉन्सेप्ट इज क्लियर,
आई थिंक यू डोंट हैव एनी ट्रबल इन एनी चैप्टर। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम पहले आपको फॉर्मूला बताए, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम करा दी। इसको नोट कर लीजिए।